स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, अलंकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले उपादान अलंकार कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, ये 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्रश्न नंबर 3, शब्दालंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे शब्द में चमत्कार आ जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्दों को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से अलंकार नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है कि जब चमत्कार और चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने से उसका अर्थ नष्ट नहीं होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रश्न नंबर 5, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, जब वर्ण और वर्ण समूह की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर है, यह 4 प्रकार का होता है, छेकानुप्रास, वत्यानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास और अंत्यानुप्रास। प्रश्न नंबर 7, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, भरत भारती मंजुल मराली। प्रश्न नंबर 8, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, कभी कभी पूरा शब्द 2 बार नहीं आकर उस शब्द का कुछ अंश ही 2 बार आता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, यमक अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय व पाए बोराय। यहाँ जो कनक शब्द है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण और है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब वाक्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ जो पानी शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है। इन तीनों के संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, जब वक्ता की बात का श्रोता जानबूझकर गलत अर्थ लगाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 12, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। प्रश्न नंबर 13, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, जब रंग रूप गुण क्रिया व स्वभाव आदि में समानता के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? इसका उत्तर है, इसमें 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। प्रश्न नंबर 15, उपमा अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है, मुख कमल के समान सुंदर हैं। प्रश्न नंबर 16, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है, इसके 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, जब एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 18, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है, इसके 3 भेद होते हैं। पहला है सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। प्रश्न नंबर 19, रूपक अलंकार का उदाहरण लिखिए। बच्चों, यहाँ मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं, आप दोनों में से कोई एक याद रख सकते हैं। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण सरोज पखारन लागा। प्रश्न नंबर 20, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए।
इसका उत्तर है जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। प्रश्न नंबर 22, उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है इसके 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 23, प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। जब उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 24, प्रतीप अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है से वदन सम हिम करनाहि। प्रश्न नंबर 25, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 26, व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण हम लिखेंगे साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। प्रश्न नंबर 27, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है जब सादृश्य के कारण भूल से उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 28, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण हम लिखेंगे ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। प्रश्न नंबर 29, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के समर्थन में कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 30, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है जपत एक हरि नाम ते पातक कोटि बिलाही लघु चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाही। प्रश्न नंबर 31, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न नंबर 32, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती। प्रश्न नंबर 33, समासोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 34, विभावना अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जब कारण के न होने पर कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रश्न नंबर 35, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण हम लिखेंगे उच्चा उदास आती है मुख पीला ले जाती है। प्रश्न नंबर 37, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 38, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण हम लिखेंगे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूली फूली चुनी लीजिए काल ही हमारी बार। प्रश्न नंबर 39, काव्य दोष किसे कहते हैं? इसका उत्तर है रस का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 40, काव्य गुण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है रस का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 41, च्युत संस्कृति दोष की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे जहाँ व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। इसका उदाहरण हम लिखेंगे क्षण भर रहा उजाला में। यहाँ पर उजाला के स्थान पर उजाले शब्द आना चाहिए था,
लेकिन ये व्याकरण के नियम विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष है। प्रश्न नंबर 42, श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, काव्य रचना सुनने में जो शब्द कठोर लगते हैं, सुनने में जो कठोर लगते हैं और सुनने में अच्छे नहीं लगते, कानों में खटकते हैं, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसका उदाहरण हम लिखेंगे, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहाँ पर विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता ये शब्द सुनने में कठोर लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। अगला प्रश्न है, ग्रामत्व दोष की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जहाँ काव्य में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। इसका उदाहरण हम लिखेंगे, मुंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। यहाँ जो ये मुंड शब्द है यह ग्रामीण शब्दावली का है, इसलिए इसमें ग्रामत्व दोष है। अगला प्रश्न है, अक्रमत्व दोष की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जहाँ वाक्य में शब्दों का क्रम अनुचित हो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण लिखेंगे, अमानुषी भूमि अवानरी करो। इसमें भूमि शब्द पहले लिखा जाना चाहिए था और अमानुषी शब्द भूमि के बाद लिखा जाना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर अक्रमत्व दोष है। अगला प्रश्न है, दुष्क्रमत्व दोष की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब क्रम शास्त्र और लोक की दृष्टि से अनुचित हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। इसका उदाहरण है, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। तुरंग का अर्थ है घोड़ा और मतंग का अर्थ है हाथी। तुरंग कम मूल्यवान वस्तु है और मतंग उससे अधिक मूल्यवान की वस्तु है। जब कोई व्यक्ति कम मूल्य की वस्तु नहीं दे सकता तो अधिक मूल्य की वस्तु मांग कभी नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर यह दोष है। अगला प्रश्न है, अप्रतित्व दोष की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी विशेष शास्त्र में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। उदाहरण लिखेंगे, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल दे। यहाँ विस्मय से अभिप्राय पानी है, इसलिए यहाँ पर अप्रतित्व दोष है। प्रश्न नंबर 46, क्लिष्टित्व दोष की परिभाषा लिखिए। इसका अर्थ है, जब अर्थ सहज ही समझ में ना आए, अर्थ को समझने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़े, वहाँ क्लिष्टित्व दोष होता है। उदाहरण हम लिखेंगे, सारंग ले सारंग चलो सारंग पुगो आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माए। अगला प्रश्न है, ओज गुण की परिभाषा लिखिए। इसमें हम लिखेंगे, हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाली रचना ओज गुण से युक्त होती है। यह वीर, रौद्र और विभत्स रस और भयानक रस में पाया जाता है। इसमें संयुक्त, द्वित्व और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। इसमें लंबे समास पाए जाते हैं। इसका उदाहरण हम लिखेंगे, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे। अगला प्रश्न है, प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ तुरंत ही स्पष्ट हो जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। इसका उदाहरण हम लिखेंगे, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हे नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। प्रश्न नंबर 49, माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिस रचना को पढ़कर चित्त द्रवित और आनंद विभोर हो जाए वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इसमें पंचम वर्ण और अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समास या तो होते ही नहीं है और होते तो अल्प और छोटे होते हैं। इसका उदाहरण हम लिखेंगे, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुबनते। प्रश्न नंबर 50, गण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और ये इसके 8 भेद होते हैं। गण सूत्र आपको पता होगा बच्चों, य माता राज भान सलगा, यह गण सूत्र है। प्रश्न नंबर 51, काव्य में छंद का क्या महत्व है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता में छंद के प्रयोग से पाठक और श्रोता के हृदय में सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति होती है।
छंद से कविता में सरसता और गेयता आती है। छंदबद्ध कविता सुगमता से याद हो जाती है। प्रश्न नंबर 52, छंद किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, यति, गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। इसके दो भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अगला प्रश्न है वसंत तलिका छंद के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे यह वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें त, भ, ज, ज, घ, ग का क्रम होता है, अर्थात तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु का क्रम होता है। प्रश्न नंबर 54, वंशज छंद के लक्षण लिखिए। इसका पहला लक्षण है ये वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें झगण, तगण, झगण और रगण का क्रम होता है। अगला प्रश्न है द्रुत विलंबित छंद के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है यह वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 12 वर्ण होते हैं और इसमें न, भ, भ, र का क्रम होता है, अर्थात नगण, भगण, भगण और रगण। अगला प्रश्न है मालिनी छंद के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है यह वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8 व 7 वर्ण पर यति होती है। इसमें न, म, य का क्रम होता है, अर्थात नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। प्रश्न नंबर 57, चौपाई छंद के लक्षण लिखिए। तो हम लिखेंगे यह मात्रिक सम छंद है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु नहीं होते। अगला प्रश्न है गीतिका छंद के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है ये मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती, 14 व 12 पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु होते हैं। प्रश्न नंबर 59, हरे गीतिका छंद के लक्षण लिखिए। इसके लक्षण है ये सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। 16 व 12 वर्ण पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु होते हैं। गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ने से हरि गीतिका छंद बन जाता है। प्रश्न नंबर 60, उलाला छंद के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 15 मात्राएं होती है और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। विषम चरण से अभिप्राय है पहला और तीसरा चरण और सम चरण से अभिप्राय है दूसरा और चौथा चरण। अगला प्रश्न है कुंडलिया छंद के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे यह विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के मेल से बनता है। दोहा के अंत के शब्द रोला के प्रारंभ में आते हैं और रोला के अंत के शब्द दोहे के प्रारंभ में आते हैं। दोहे के लक्षण है इसके विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, सम चरण में 11 मात्रा होती है और सम चरण के अंत में गुरु और लघु होता है। रोला के लक्षण है यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11वें वर्ण पर यति होती है। अगला प्रश्न है छप्पय छंद के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है यह विषम मात्रिक छंद है। रोला और उल्लाला के मेल से बनता है। रोला ये सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11 वर्ण पर यति होती हैं। उल्लाला ये अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बच्चों, ये थे आपके व्याकरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। छंद से संबंधित प्रश्नों में सिर्फ मैंने लक्षण ही लिखे हैं, उसके उदाहरण नहीं लिखे हैं। आप उदाहरण के लिए इससे पहले भेजे गए जो वीडियो हैं उसमें इसके उदाहरण देख के आप वहाँ से इसको उदाहरण याद कर सकते हैं।